हे गाइस, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे इस पेपर को देखेंगे। और ये जो हमारा पेपर है ये आपको बता दूं सबसे पहले, ये है हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन का पेपर है। जस्ट वन सेकंड, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। तो देखो, ये है 2022 और 23 का अर्धवार्षिक का पेपर है। मैं आपको इसको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि किस प्रकार से पेपर का जो पैटर्न होता है किस प्रकार से होता है, और किस प्रकार से उसमें 3-4 सेक्शन में इस तरीके से बटा होता है। क्योंकि पहले क्या था ना कि ये जो एग्जाम का पेपर का पैटर्न था वो कुछ दूसरे तरीके से था, अब कुछ दूसरे तरीके से हो गया। ठीक, अब जो एग्जाम का पैटर्न बन गया है, ये जैसे पहले इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट का होता था, अब वैसे ही होने लगा। ठीक, पहले इस प्रकार का जो 4 सेक्शन में, इसमें आप क्या होता है 4 सेक्शन में बांट देते हैं पेपर को। ठीक, इस प्रकार का जो पेपर आता था पहले सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के आता था, जो इंग्लिश मीडियम के यानी स्टूडेंट होते थे। ठीक, अब आप लोगों का भी यानी यूपी बोर्ड के एग्जाम का पेपर भी ऐसे ही बन के आने लगा। ठीक, इंग्लिश में जो है। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, सब कुछ पढ़ के आपको बताएंगे, और यहाँ पर इस पेपर को हम सॉल्व भी करके बताएंगे आपको। ठीक, जितना भी चीजें, पूरा ग्रामर वाली चीजें हम आपको पूरा सॉल्व करके बता देंगे। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है पार्ट 1 में जो है, जो भी चीजें हैं मन, ठीक, उनको आपको आपको खुद उनका सोल्यूशन ढूंढना होगा। ठीक, आप ढूंढ के वो कर लेना। बाकी मैं आपको ग्रामर का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, पेपर के बारे में ही है। ठीक, तो उसको पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्लास 12 का है, पूर्णांक आपको पूरा 100 नंबर का है, और यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट सेम इतना ही समय आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी मिलेगा। पेपर का पैटर्न भी ऐसे ही होगा। ठीक, क्वेश्चन का इसमें देखो अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या होता है, पूरे बुक से नहीं देते हैं। कुछ आपने आधे महीने में, आधे साल में जो भी आपने पढ़ा है 6-7 महीने में, उतना सिलेबस जो आपने पढ़ा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अर्धवार्षिक परीक्षा दे देते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, पूरे सिलेबस से यानी कि जो क्वेश्चन आते हैं बस अंतर इतना ही होता है। बाकी क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं वो उतने ही मिलते हैं। ठीक, और उसमें भी 100 नंबर का पूर्णांक होता है, इसमें भी होता है। जनरल इंस्ट्रक्शन जो इसमें लिखा है उसमें भी वही चीज लिखा रहेगा। और जनरल इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले लिखा है जैसे द फर्स्ट 15 मिनट, यानी जो पहले जो 15 मिनट हैं आर एलोटेड, मतलब वो दिए गए हैं किसके लिए, ओनली रीडिंग, मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए आपको दिया गया है क्वेश्चन पेपर को। ठीक, उसके बाद कहते हैं द पेपर, दिस पेपर, मतलब जो पेपर है इज डिवाइडेड इनटू, मतलब इसको बांटा गया है इनटू, मतलब कितने 4 सेक्शन में बांटा गया है। किसमें, ए बी सी डी, 4 सेक्शन में, यानी पेपर को पूरा बांट दिया गया है। कहते हैं ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, जितने भी सेक्शन है यानी चारों सेक्शन जो है वो कंपलसरी है यानी अनिवार्य है। ठीक, और उसके बाद कहते हैं डू नॉट एक्सीड, आपको एक्सीड नहीं करना है, ज्यादा नहीं कर देना है। क्या मतलब किस चीज को ज्यादा नहीं करना है, जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है। मतलब कि प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो आपको सजेशन दिया गया है कि आपको इतने वर्ड में इस चीज को लिखना है, तो कहते हैं वो जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। व्हाइल आंसरिंग, जवाब देते समय यानी उत्तर देते समय, किस चीज का, प्रश्नों का। ठीक, तो प्रश्नों का उत्तर देते समय जैसे कि लिख देते ना कि इतने, इस प्रश्न को आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है, तो 25 से 30 शब्दों में ही आपको लिखना है। अब मतलब हो सकता है कि 25 से जैसे बोल रहे हैं तो 30 है ना, 30-35 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 25 शब्दों में इसका इसका उत्तर लिखिए, और आप लिखे जा रहे हो उसको 100-150 शब्दों में लिख दिए। ठीक, तो इतना ज्यादा आपको लिमिट नहीं कर देना है। मतलब कहते हैं जो वर्ड लिमिट जो दिया गया है, इसके मतलब हुआ कि जो वर्ड लिमिट दिया गया है उसी के अंडर में आपको रहकर उत्तर को लिखना है, किसी भी क्वेश्चन को लिखना है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा सेक्शन ए शुरू होगा। अब यहाँ पर सेक्शन ए इस तरीके से, मतलब 4 सेक्शन बांटे गए हैं। सेक्शन ए में यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है, और पढ़ के चलो यहाँ पर सेक्शन ए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ कहते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब कि फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखा गया है। ठीक, तो नीचे लिखा गया जो पैसेज है उसको आपको रीड करना है यानी पढ़ना है केयरफुली, मतलब ध्यानपूर्वक, गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है, एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो, मतलब कहते हैं फिर आपको क्या करना है, पहले ध्यान से पढ़ना है पूरे पैराग्राफ को, पूरे यानी पैसेज को, फिर उसके बाद उसी उसमें जो क्वेश्चन लिखे गए हैं उनका आपको रिप्लाई करना है, उनके यानी आंसर देना। ठीक, क्वेश्चन हमारे ये पूरा पैराग्राफ हमारा यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको रीड कर लेना, उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन देना है। ठीक, अब यहाँ पर चलो इनका अर्थ हम बता दे रहे हैं, बाकी आप इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पर कहते हैं कि हाउ हाउ यू कैन एक्वायर ओवरकमिंग पावर। ओवरकमिंग का मतलब, ओवरकम का मतलब होता है किसी भी चीज को जीतना, तो ओवरकमिंग का मतलब होता है जीतने वाली जो पावर, मतलब जो शक्ति होती है। ठीक, तो कहते हैं हाउ कैन एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, तो हाउ कैन, आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, क्या, किस चीज को, ओवरकमिंग पावर,
जो जीतने वाली जो शक्ति होती है, जो ताकत होता है, उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, ये इस क्वेश्चन का अर्थ हो गया। उसके बाद दूसरा है नेम 3 ऑब्जेक्ट, ऐसे 3 चीजों का नाम बताओ, यानी डिनोटिंग पावर, जो किसी शक्ति को, किसी पावर को यानी कि डिनोट करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। तो शक्ति को प्रदर्शित करने वाले जो तीन ऐसी मतलब 3 चीजों का नाम बताइए, कौन सी ऐसी 3 मतलब चीजें हैं, उनको उनका नाम लिखिए, ठीक। उसके बाद कहते हैं हु इज द मैन ऑफ पावर, जो शक्ति का जो आदमी होता है, जो पावर का जो आदमी है, वो कौन है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ सैलिटरी। सैलिटरी नहीं होगा यहाँ पर, सॉलिटरी होगा, ठीक। सैलिटरी कोई वर्ड नहीं है, सॉलिटरी है, ठीक। वैसे पैसेज में भी क्या यहाँ पर कहीं पे लिखा हुआ है सॉलिटरी ही होगा, ठीक। जस्ट वन सेकंड, मैं आपको पैसे ये देखो सॉलिटरी होता है, ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं सॉलिटरी का आपको पर्यायवाची बताना है। सिनोनिम्स का मतलब होता है, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा ना पर्यायवाची, उसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है सिनोनिम्स, ठीक। तो मतलब कि इसका सेम वर्ड सॉलिटरी के स्थान पर आप कौन सा वर्ड लिख सकते हैं, ऐसे आपको सिनोनिम्स बताना, ठीक। तो सॉलिटरी का, चलो मैं आपको बता देता हूँ सॉलिटरी, ठीक। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। तो अकेला के लिए आप जैसे कि इसके लिए आप एक वर्ड होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, लोनली बोल सकते हो, ठीक। लोनली का भी मतलब होता है अकेला। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन से अनअकम्पनीड बोल सकते हो, ठीक। अनअकम्पनीड, कंपनीड, ठीक। अनअकम्पनीड बोल सकते हो, इसका भी मतलब होता है अकेला, ठीक। अकम्पनीड का, अनअकम्पनीड का मतलब होता है जब आपके कोई साथ नहीं होता है, जब आप अकेले होते हो तो उसको अनअकम्पनीड बोलते हैं। यू एन है यहाँ पर, ए एन मतलब समझ लें, ठीक। यू एन ए डबल सी ओ एम पी ए एन आई ई डी है, ठीक। ये है अकम्पनीड बोल सकते हो। और इसके लिए क्या बोल सकते हो, जैसे एक आप इंडिविजुअल बोल सकते हो। इंडिविजुअल का मतलब क्या था, वी डू। वैसे तो इसको ऐसे देखने में तो इंडिविडुअल इंडिविडुअल दिख रहा है ना, लेकिन इसको बोलते हैं इंडिविजुअल, ठीक। इंडिविजुअल का मतलब होता है जब कोई चीज अकेला होता है, कोई चीज मतलब जैसे कोई अकेला आदमी हो, किसी एक चीज के लिए जब बोला जाता है, किसी एक के लिए हो, तो उसको हम लोग इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक। तो इंडिविजुअल का भी मतलब वही होता है अकेला, ठीक। तो कोई चीज एक हो, किसी एक व्यक्ति के लिए कोई चीज बताया जाए तो उसको इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक। सॉलिटरी एक एडजेक्टिव होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच अगर बताएं तो सॉलिटरी का एडजेक्टिव होता है। तो ये इसके 3 सिनोनिम्स मैंने बता दिया है, जो भी आपको पसंद आए वो चीज आप याद करके है ना एग्जाम में लिख सकते हो। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ पैशन। पैशन का मतलब होता है जुनून जो होता है आपके अंदर, ठीक। जुनून क्या होता है, जुनून क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को करने के लिए जो आपके अंदर जो एकदम से आग होता है ना, कि हमको इसको करना है करके दिखाना है, ठीक। तो वो जो आग होती है आपके अंदर, जो जुनून होता है उस चीज को करने के लिए, उसको हम लोग पैशन बोलते हैं, ठीक। तो इसको हिंदी में आप जुनून बोल सकते हो। तो इसके लिए कहते हैं इसका उल्टा बताना, यानी एंटोनिम मतलब होता है, सिनोनिम्स मतलब होता है सेमी वर्ड, और एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। तो पैशन जुनून का उल्टा। तो जिसके अंदर एकदम आग हो और जिसके अंदर आग ना हो, वो क्या होता है, एकदम शांत होता है, एकदम सुस्त होता है, ठीक। उसको तो इसके लिए आप काम बोल सकते हो, ठीक। और काम मतलब जो एकदम शांत हो, एकदम आराम से, ठीक। अब काम से ही याद आ रहा है कि जैसे पीस आ रहा है, ठीक। पीस का भी मतलब वही होता है जो एकदम शांति हो ना, शांति बना के रखे, तो इसके लिए बोल सकते हो। बाकी और एक इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड होता है अपैथी। अपैथी का मतलब क्या होता है, अपैथी, ए पी ए टी एच है ना, वाई है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है, मतलब जब किसी भी चीज में आपका जो इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसे किसी भी काम को करने के लिए जो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट ना हो, तो इस प्रकार का जो फीलिंग होता है उसको हम लोग अपैथी बोलते हैं। तो इसके लिए अपैथी भी बोल सकते हो, मतलब कि जैसे कि कोई काम है, उसको करने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मन ही नहीं लग रहा कि इस काम को करें, जैसे पढ़ाई है ना, कभी कभार जैसे होता है कि ना मन नहीं होता है, या फिर कोई भी और काम ले लो, ठीक। उनमें किसी भी जैसे कोई, जैसे कि आपको मान लो, मैं एग्जांपल से मान लो आपको मैथ नहीं आ रहा, ठीक। अब मैथ नहीं आ रहा, उसमें से एक एक भी क्वेश्चन आपसे लग नहीं रहे, अब आपको उसको पढ़ने में थोड़ा से भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, थोड़ा से भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक। तो वो जो फीलिंग होती है कि उस चीज में जो इंटरेस्ट आपका नहीं आ रहा है, वो जो फीलिंग होती है, उस फीलिंग को हम लोग अपैथी बोलते हैं। तो अपैथी का मतलब होता है किसी चीज में जब आपका मन न लग रहा हो, तो वो जो फीलिंग होती है उस फीलिंग को हम लोग अपैथी बोलते हैं। तो आप अपैथी बोल सकते हो, काम बोल सकते हो, पीस बोल सकते हो। इसके लिए आप एक लेथार्जी भी बोल सकते हो, ठीक। लेथार्जी का मतलब भी वही होता है, जैसे कि जब मतलब जब थके हुए होते हो तो किसी चीज को नहीं करने का मन होता है ना, तो वो जो मतलब फीलिंग होता है,
जब किसी चीज को मतलब थके रहो, किसी चीज को करने का मन नहीं होता, एकदम सुस्ती सुस्ती लगा होता है ना, उसको लेथार्जी बोलते हैं, ठीक। तो इंग्लिश में उस चीज को लेथार्जी, तो यानी इसके एंटोनिम आप, मैंने आपको इसके एंटोनिम भी 3 बता रखे हैं, और इसके इसके सिनोनिम्स मैंने 3 बता। आपको जो भी पसंद है आप वो आप याद करके है ना लिख सकते हैं अपने कॉपी में, बोर्ड में है ना, जो भी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग आगे इसको देखते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी आपको क्या करना है, राइटिंग करना है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कहते हैं कि यू यहाँ पर है ऐसे वेंट टू इट, यू वेंट टू विजिट, मतलब आप गए हो विजिट करने के लिए, यानी देखने के लिए गए हो एक हिस्टोरिकल प्लेस को, एक ऐतिहासिक स्थान को देखने गए हो, और जो कि है ताजमहल, ठीक, उसको देखने गए हो। कहते हैं व्हाट यू सा, जो भी आपने देखा, ठीक, उसको क्या करना है आपको, राइट अ रिपोर्ट, उस चीज पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। एक रिपोर्ट का मतलब होता है जैसे कि न्यूज़पेपर वाले नहीं एक पूरा आर्टिकल छाप देते हैं, जैसे कोई घटना हुआ उसके बारे में पूरा आर्टिकल छाप देते हैं, उसी तरीके से आपको भी एक आर्टिकल यानी कि लिखना है, एक रिपोर्ट यानी लिखना कह सकते हो, ठीक। किस चीज पर, ऑन द इवेंट, मतलब ये जो आप घटना, इवेंट का मतलब होता है घटना, किस घटना पर, ये जो घटना, इस घटना का मतलब हुआ कि ये जो ताजमहल को देखने गया वो जो घटना है, ठीक, उस पर आपको लिखना है। अबाउट का मतलब होता है लगभग 100 से 150 शब्दों में लिखना है। अब यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शन में बताए गए थे वो यही बताए गए थे कि जैसे 100 से 150 वर्ड बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 से 250 वर्ड अगर बोल रहे हैं तो 2 से 250 वर्ड में लिख डालो, ठीक। तो कहते हैं वर्ड लिमिट है ना, थोड़ा सा लिमिट में रहो। ये नहीं कि बोल रहे हैं कम तो आप उसको लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, पूरा समय आप एक ही क्वेश्चन में नाश कर दो, ठीक। ये इसलिए इंस्ट्रक्शन पहले ही बता दिए, ठीक। तो आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है, तब आपको यहाँ पर 5 नंबर मिलेंगे, ठीक। या फिर अगर आप उसको नहीं करना चाहते तो अथवा में भी ऑप्शन है कि राइट एन एसे, एक ऐसे लिखो, एक निबंध लिखो, किस चीज पर, वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब कहते हैं फॉलोइंग टॉपिक्स का मतलब होता है जो नीचे दिए गए जो टॉपिक्स हैं उनमें से किसी एक टॉपिक पर, यानी आप ऐसे लिख सकते हो जिनमें 250 शब्दों में आपको लिखना होगा, ठीक। 10 नंबर का आएगा इसे। और कहते हैं अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, और जो मतलब निबंध लिखने के ये 3 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक, ए बी सी करके 3 टॉपिक दिए गए, इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आप निबंध लिख सकते हो, या फिर आप यानी कि रिपोर्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप रिपोर्ट लिख सकते हो, यू कैन से आर्टिकल, ठीक, आर्टिकल लिख सकते हो। कहाँ पर, आपने मान लो ताजमहल देखने गए, ठीक, तो वहां पर लिखना है। अगर आपको इसे लिखना है तो यहाँ पर अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, किसी ऐतिहासिक स्थल को देखने गए हो उस चीज पर आप निबंध लिख सकते हो। या फिर द लीडर यू लाइक द मोस्ट, या फिर कोई ऐसा नेता जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो उस पर एक निबंध लिख सकते हो। या फिर आप नहीं लिखना चाहते तो इस पर लिख सकते हो व्हाट डू यू वांट टू बी, है ना, क्या मतलब आप क्या बनना चाहते हो सॉरी, इस टॉपिक पर भी यानी आप यानी एक निबंध लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद चौथे नंबर में कह रहे हैं कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखना है आपको। और लेटर क्या मतलब किसको लिखना है, डीएम को, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब होता है डीएम को, आपको एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है। और लेटर किस चीज के लिए लिखना है, तो यहाँ पर कहते हैं रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करते हुए, किस चीज के लिए विनती करते हुए, टू टैकल, यानी टैकल करने, टैकल का मतलब होता है किसी भी चीज से निपटना, ठीक, निपटने को, निपटना, ठीक, निपटना को हम लोग टैकल बोलते हैं। तो निपटने के लिए, किस चीज से निपटने के लिए, द ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है, वैसे तो ग्रिम शब्द जो होता है वो जनरली आदमियों के लिए यूज किया जाता है। ग्रिम का मतलब होता है कोई भी चीज है ना जब गंभीर होता है, जैसे कि है ना बहुत से लोग होते हैं जो हंसमुख टाइप के होते हैं, हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ठीक, ऐसे लोग है ना। तो एक होते हैं जो एकदम सीरियस होते हैं, हमेशा एकदम गंभीर होते हैं ना, तो इस टाइप के जो सीरियस होता है उसको ग्रीम बोलते हैं, ठीक। तो ग्रीम का मतलब एक तरफ से कह सकते हो, ग्रीम का मतलब होता है गंभीर। तो कहते हैं मतलब कि यहाँ पर कहते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखना है, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए निपटने के लिए, किस चीज से निपटने के लिए, द ग्रीम फ्लड सिचुएशन जो है, ग्रीम का मतलब बहुत ही गंभीर, फ्लड मतलब जो बाढ़ का, जो सिचुएशन मतलब होता है स्थिति, ठीक। तो कहते हैं कि बहुत गंभीर बाढ़ का जो स्थिति है, इस चीज से निपटने के लिए, इस स्थिति से निपटने के लिए आपको डीएम को रिक्वेस्ट करते हुए एक लेटर लिखना है इन योर टाउन, मतलब आपके जो शहर में जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन से निपटने के लिए आप अपने डीएम को एक लेटर लिखिए, ठीक, इस टॉपिक पर यानी आपको एक लेटर लिखना है। उसके बाद या फिर अथवा में एक ऑप्शन और भी दे दिया है, इसमें कहते हैं कि राइट अ लेटर, आप एक लेटर लिखो, किसको, अपने भाई को लेटर लिखना है, ठीक, क्या,
टेलिंग हिम यानी उनको बताते हुए, क्या बताते हुए, द यूजेस एंड एब्यूजेस मतलब अच्छाइयाँ एंड एब्यूजेस मतलब बुराइयाँ ऑफ किस चीज का, सेल फोन का, ठीक। तो या फिर आप अपने भाई को जो सेल फोन होता है मतलब जो मोबाइल होता है, जो फोन होता है, मोबाइल के जो क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, इस चीज को बताते हुए अपने भाई को एक लेटर लिखो, ठीक। दो ऑप्शन है, चाहे ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। अथवा में जो दिए होते हैं, जो और करके लिखे होते हैं, उनमें से क्या करना है आपको, किसी एक टॉपिक पर भी किसी एक टॉपिक पर ही लिखना है, ऐसा नहीं कि दोनों दोनों पे लिख के आ चले आओ, ठीक। अब देखो ये हमारा सेक्शन नंबर सी है, तो सेक्शन नंबर सी में हमारा पूरा ग्रामर होगा, और यहाँ पर कहते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन 5 नंबर में, यहाँ पर कहते हैं व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ बोल्ड, ठीक। बोल्ड का मतलब क्या होता है, बोल्ड का मतलब होता है साहसी, तो साहसी के लिए क्या होता है, देखो वास्ट मतलब होता है बड़ा होता है, ब्रेव मतलब बहादुर होता है, यानी बहादुर है मतलब ब्रेव है ना, बहादुर या साहसी, ठीक। तो शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, मेक का मतलब होता है बनाना, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। यानी इसमें यह वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहते हैं व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंजॉय, इंजॉय का मतलब होता है मजा करना, आनंद लेना, ठीक। और सफर का मतलब होता है कष्ट झेलना, तो इंजॉय का उल्टा एंटोनिम क्या हो जाएगा, सफर हो जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। उसके बाद डिले का मतलब होता है देरी करना, ट्रबल का मतलब होता है जो परेशानी होती है, दुख होता है, ठीक। और लिमिट का मतलब होता है लिमिट, आप समझ रहे हो ना, लिमिट लिमिट है, ठीक। तो अपने लिमिट में रहो, ठीक। तो उसी वही वही लिमिट है। उसके बाद सॉरी, यहाँ पर टू फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड, आपको यहाँ पर जो ब्लैंक्स मतलब जो खाली स्थान है उसको भरना है, जो भी यानी सुटेबल उचित वर्ड हो उनमें उसके साथ आपको एक ये मतलब ये जो फिल ब्लैंक्स दिए हैं इसको भरना है, ठीक। कहते हैं माय टीचर गेव मी अ गुड एडवाइस मतलब मेरे अध्यापक ने मुझे एक अच्छी सलाह दिया, ठीक। तो यहाँ पर ये एडवाइस आपका सही है, वैसे दोनों एडवाइस है, दोनों वर्ड सही है दोनों वर्ड सही है, लेकिन यहाँ पर जो सुटेबल वर्ड बैठेगा वो कौन सा, ये वाला एडवाइस होगा। क्यों, रीजन इज दैट इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, और इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह, सिर्फ और सिर्फ सलाह होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या है, एक नाउन है, और ये क्या होता है, एक वर्ब होता है, ठीक। अब यहाँ पर जब एडवाइस में एस लिखा हो तो इसका मतलब होता है वो वर्ब है, ठीक। इस एडवाइस दोनों का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सलाह, उसका मतलब होता है सलाह देना, ये एक वर्ब होता है, ये नाउन होता है। तो यहाँ पर ए क्या है, आर्टिकल है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारा आर्टिकल होता है, उसके बाद एडजेक्टिव लिखा जाता है, उसके बाद फिर कि हमें कोई ना कोई नाउन लिखना होता है, ठीक। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो ये किसी, चलो जब ग्रामर आपको पढ़ाएंगे तो किसी टॉपिक में आपको हम कवर कर देंगे, उसमें क्या होता है, ये क्रम होता है कि कभी भी आपको जब भी ए एंड द, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ए एंड द है, उसके बाद ए एंड द के बाद जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा, एक एडजेक्टिव मिलेगा, एडजेक्टिव के जस्ट बाद आपको जो वर्ड लिखना है, जो वर्ड रखना है, वो हमेशा नाउन रखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला एडवाइस हमारा एक नाउन है, तो यहाँ पर एक नाउन ही रख सकते हो आप, और जो कि क्या है, ये वाला एडवाइस, ठीक। इसलिए यहाँ पर मैंने रीजन आपको बता दिया कि क्यों यहाँ पर इस एडवाइस को रखना है। तो यहाँ पर क्योंकि एक नाउन है और गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक। तो यहाँ पर एक नाउन ही रखना है, और नाउन फॉर्म में हमारा ये एडवाइस है, ठीक। तो मतलब ये मेरे टीचर ने एक एडवाइस दिया, एक सलाह दिया, ठीक। द मीनिंग ऑफ कैरी आउट फ्रेज इज तो कैरी आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को अंजाम देना, या किसी चीज को किसी चीज का पालन करना, ठीक। अंजाम देने का मतलब होता है पालन देना, अंजाम देना वही चीज है, ठीक। जैसे कि देखो आपसे मैंने कहा कि इस इसको आप पढ़ डालो, ठीक। जैसे मैंने कहा कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, इस टॉपिक को आप पढ़ डालो, ठीक। तो मतलब जब आप पढ़ोगे, पढ़ने लगोगे, तो वो आप उस काम को जो मैंने आपको बताया उसको आप अंजाम दे रहे हो, यानी कि उस काम को आप कर रहे हो, ठीक। तो किसी काम को करना यानी अंजाम देना वही चीज है, वही मतलब हुआ। अब इसका मतलब पालन भी करना, ठीक। तो चाहे पालन करना कहो या किसी काम को अंजाम देना, दोनों का मतलब एक ही है। क्यों मतलब एक ही है, अगर आप किसी, जैसे मैंने कहा कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, आप वो टॉपिक पढ़ते चले जा रहे हो यानी उस काम को आप अंजाम दे रहे हो, ठीक। और यहाँ पर पालन करना का मतलब मैंने आपको कहा कि ये काम करो, आप वो काम कर रहे हो यानी अंजाम दे रहे हो या पालन कर रहे हो, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक। हिंदी में क्या होता है, किसी भी वर्ड को इंग्लिश में अगर सीखना है तो इंग्लिश में उसकी सिचुएशन को सीखो कि किस सिचुएशन में उस वर्ड का यूज किया जाता है, ये नहीं कि उसका एग्जैक्ट हिंदी क्या है, एग्जैक्ट हिंदी किसी का भी सही नहीं होता है, ठीक। कोई कहता है, कोई इसको किसी दूसरे तरीके से बोल रहा है, कोई इसको किसी दूसरे तरीके से बोल रहा है, ठीक। तो बस वर्ड को सिर्फ समझो कि उसका अर्थ क्या होता है, ठीक।
वरना फिर कंफ्यूज हो गए, कोई बोल रहा पालन करना, कोई बोल रहा अंजाम देना। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कैरी आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को अंजाम देना। अंजाम देना कह सकते हो, या फिर किसी चीज को करना यानी पालन करना भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर कहते हैं मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑफ कैरी आउट का मतलब होता है किसी भी चीज का पालन करना। ठीक, तो पालन करने के लिए यहाँ पर देखो, डिसोबे का मतलब होता है पालन न करना। ठीक, डिसोबे करने ना, ओबे का मतलब होता है किसी भी चीज का आज्ञा का पालन करना। ठीक, और आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, किसी चीज को मांग करना। ठीक, और डिमांड का वही मतलब होता है दोनों, दोनों का मतलब एक ही। तो यानी कि पालन करना, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक, ओबे हो जाएगा। ठीक, इसमें कहते हैं गिव वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट अ प्लेस फॉर कीपिंग वर्ड, मतलब ऐसा स्थान जहां पर चिड़ियों को रखा जाता है, ऐसे स्थान का नाम क्या होता है? तो इसको हम लोग आवियरी बोलते हैं। आवियरी का मतलब होता है जो जहां पर सब पक्षी को रखा जाता है उसको आवियरी बोला जाता है। ठीक, तो कहते हैं एक ऐसा स्थान जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? आवियरी बोलते हैं। हिंदी में बोले तो पक्षीशाला बोल सकते हो। ठीक, तो पक्षीशाला बोलता है, ये होता है हमारा। बाकी उसके बाद अगला नंबर है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी अकरम सेड टू जावेद डू यू स्मोक डेली। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि अकरम जो है वो जावेद से उसने कहा कि आप रोज डेली स्मोक करते हो। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इसकी आदत को बता रहा है। ठीक, तो जब भी जो सेंटेंस होता है हमारा, अगर उसमें हैबिचुअल फैक्ट हो, हैबिचुअल का फैक्ट का मतलब होता है जब किसी भी चीज की मतलब कि जो आदत होती है उसको बताया जाता है, तो उसमें क्या होता है, टेंस हमारा नहीं चेंज होता है। ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल ट्रूथ हो, है ना, हैबिचुअल फैक्ट हो, यानी किसी भी आदत को बता रहा हो। ठीक, तो वहां पर हमारा जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। और अब चूंकि ये क्या है, अफर्मेटिव है, टेंस नहीं चेंज होगा। बाकी आपको अगर ये इंट्रागेटिव है तो अफर्मेटिव में आपको इसको बदलना ही तो है, बदलना। ठीक, यहाँ पर कहते हैं सिड टू को, क्योंकि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है तो क्या होता है, सिड टू को हम लोग टोल्ड में ना बदल के आस्क्ड में बदल देते हैं। ठीक, अकरम आस्क्ड जावेद, कामा नोटेड कामा के स्थान इफ या वेदर लगाना है। उसके बाद आपको यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है किसके, यानी इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर ही लिख देना है। ठीक, तो कैसे हो जाएगा, अकरम आस्क्ड जावेद इफ या वेदर लिखना, इफ या वेदर दोनों में से किसी एक को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है यू को चेंज कर देना है जावेद में, जावेद के स्थान पर आप क्या लिखोगे, ही लिखोगे, ही। और उसके बाद स्मोक्स डेली। ठीक, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका, मतलब टेंस आपको नहीं बदल, जैसे कि यहाँ पर क्या है, टेंस नहीं बदला हमने, यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में था तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही ये है। ठीक, टेंस नहीं बदला है। उसके बाद यहाँ पर आई सा द ताज, इसको क्या करना है, आपको निगेटिव में चेंज करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है। आई सा, देखो निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, आपको सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना, लेकिन याद रखना है इस सेंटेंस का अर्थ ना चेंज हो जाए। ठीक, तो इसके लिए आप किसी भी सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करने के लिए, अगर आप उसका जो मेन वर्ब है, अगर आप उसका जो अपोजिट वर्ड है अगर वो आपको पता है, तो आप डिड नॉट लगाकर उस सेंटेंस में उस अपोजिट वर्ड को रख दीजिए उसके स्थान पर, तो आपका निगेटिव बन जाएगा। दूसरा तरीका, अगर जैसे मान लो हमको सी, जैसे इसका सी वर्ड है, इसका निगेटिव वर्ड नहीं पता है। ठीक, हमें इसका अपोजिट वर्ड यानी नहीं पता है इसका एंटोनिम क्या है। ठीक, दूसरा तरीका होता है एक, ऐसे ऐसे भी इसको सेंटेंस को बना सकते हो कि आई डिड नॉट, पहले टेंस क्या है, जो टेंस है टेंस वही रहेगा, आई डिड नॉट ना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई डिड नॉट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फेल टू सी द ताज। ठीक, तो ऐसे भी सेंटेंस को आप बना सकते हो कि आई डिड, जैसे आई सा द ताज, मतलब मैंने ताज को देखा, ताजमहल को यानी देखा। तो इसमें मैंने कहा कि आई डिड नॉट फेल टू, मैं असफल नहीं रहा किस चीज को देखने में, द ताज मतलब ताज को, यानी ताज को देखने में असफल नहीं रहा, इसका मतलब मैं देखने में सफल रहा। होने का मतलब हुआ कि मैंने ताज को देख के आया। ठीक, तो असफल देखने में नहीं रहा। तो इस दोनों सेंटेंस का जो अर्थ है वो सेम ही है, बस मैंने इनका जो स्ट्रक्चर है, जो रूप है, वो चेंज कर दिया है, बाकी दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक, ठीक है, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। चलो, तो देखो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखा है कि वेयर डिड यू लॉस योर वॉच, मतलब आप अपनी घड़ी कहाँ खो दिए। ठीक, तो यहाँ पर इसमें पैसिव वॉइस चेंज करना है, 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे।
इसमें कैसे है, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर वेयर लिखना है और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बना देना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, योर वॉच है, ठीक। तो हमें सबसे उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, वेयर योर वॉच। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर इसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर होता है तो किसमें मतलब किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक। तो यहाँ पर वेयर योर वॉच हैड लॉस्ट बाई यू, ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि द क्लास इज, यहाँ पर इन नहीं है, इज, ठीक, इज टू नॉइजी, ठीक। तो यहाँ पर टू को यहाँ पर रिमूव करना में, तो दो टू को हटाकर इसके साथ चाहे आप वेरी लगा दो, वेरी भी लिख सकते हो, एक्सट्रीमली यूज कर सकते हो, ठीक, एक्सट्रीमली भी यूज कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर जो भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। 2 नंबर क्वेश्चन है, दो नंबर सब क्वेश्चन है। यहाँ पर लगे सुषमा इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ जाओ, फिर उसके बाद इसको बना ले जाओगे, ठीक। इसको पॉजिटिव वे में चेंज करना है। इसमें कहते हैं सुषमा इज मोर इंटेलिजेंट, यानी जो सुषमा है, इज माने है, मोर इंटेलिजेंट मतलब अधिक बुद्धिमान है। अब किससे अधिक बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, किससे, देन लगाकर बताया जाता है। तो देन मी, यानी मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है कौन, सुषमा। तो यानी सुषमा मुझसे ज्यादा है, मतलब मैं सुषमा से कम हूं, मतलब मैं उतना, इसको ऐसे बना सकते हो कि मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना सुषमा है, ठीक। तो इसको कैसे बनाओगे, इसका मतलब सुषमा, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट एज सुषमा, सुषमा, ठीक। तो मतलब इसका मतलब होगा आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि सुषमा, इसका मतलब सुषमा मुझसे ज्यादा है, ठीक, ये हो जाएगा। तो इसको पॉजिटिव आप ऐसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये आपका ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन अगर आप लोग सोचें, अगर आप लोग चाहते हैं कि ट्रांसलेशन हम आपको बताएं, क्योंकि ट्रांसलेशन अभी यहाँ पर बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो फिर हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए आप लोग बता देंगे तो एक अलग वीडियो बनाकर हम ट्रांसलेशन आप लोगों को बता देंगे, ठीक। नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आप लोग इसका सोल्यूशन चाहते हो तो, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 में कहते हैं आंसर एनी टू क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड। कहते हैं 30 वर्ड से ज्यादा नहीं, मतलब 30 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है होना चाहिए। और यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं, 3 क्वेश्चन में आपको 2 का सिर्फ उत्तर लिखना है, ठीक। उसके बाद उत्तर की लिमिट भी बोल दी है, आंसर लिमिट भी बोल दी है, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप देख लेना, आपके जो सिलेबस है, ठीक, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिल जाएगा, यानी प्रोज और पोएट्री वाले क्वेश्चन है। वैसे तो ये प्रोज का क्वेश्चन है, तो उसके बाद अब इसके बाद आएंगे पोएट्री वाले, ठीक। तो इनको आप सॉल्व कर लेना, इनको हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं, सिर्फ ग्रामर पोर्शन मैंने आपको सॉल्व कराया, ठीक। उसके बाद कहते हैं कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट मोर देन 150 शब्द। यहाँ पर कहते हैं 150 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। 7 नंबर मिलेंगे, इनमें 2 क्वेश्चन लिखे हैं, 2 क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर लिखना है, ठीक। यहाँ पर कहते हैं गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेवन। एम हेमिल का आपको क्या करना है, यहाँ पर कैरेक्टर स्केच लिखना है, मतलब चरित्र चित्रण करना है। ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त, यानी संक्षिप्त आपको चरित्र चित्रण करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहते हैं व्हाट चेंजेस डिड फ्रांज फाइंड इन स्कूल। कहते हैं क्या परिवर्तन, मतलब जो फ्रांज है, फ्रांज को क्या परिवर्तन मिला, कहाँ पर मिला, अपने स्कूल में। व्हेन कब, यानी जब द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन केम, जब जो ऑर्डर था वो बर्लिन से, जब यानी कि वो आया, मतलब कि जा द ऑर्डर्स, मतलब कहते हैं जब जो ऑर्डर्स था वो कहाँ से, ऑर्डर्स बर्लिन से, बर्लिन से जब ऑर्डर आया तो वो गया, मतलब वो आया यहाँ पर, ठीक। तो कहते हैं कि तब उसने जो स्कूल में देखा तो उसने उसको क्या परिवर्तन अपने स्कूल में दिखाई दिया या उस स्कूल में, ठीक। ये चीज आपको लिखना है। जो भी क्वेश्चन आपकी जिस भी पार्ट में हो उसको, उसमें से आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है। और उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं, ये यहाँ पर कहते हैं रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ पोएट्री। पोएट्री के यहाँ पर 4-5 लाइंस लिखे गए हैं, इनको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ के इनका जो आंसर है, जो नीचे क्वेश्चन लिखे गए हैं, दैट गिवन बिलो, ठीक, मतलब कहते हैं नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आपको आंसर लिखना है, ठीक। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ के इसी में आपका आंसर मिलेगा, ठीक। यहाँ पर कुछ पूछे गए हैं, इन्हें बता देना आपको। सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। और इसमें कहते हैं गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यहाँ पर 2 पोएम दिए गए हैं, 2 पोएम में किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक। 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद आंसर एनी 2 क्वेश्चंस दैट फॉलोइंग नॉट मोर देन 30 वर्ड, मतलब 30 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए और किसी 2 का आंसर देना है। यहाँ पर ये सब पोएट्री वाले क्वेश्चंस हैं और इसमें 3 क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 क्वेश्चन आपको करना होता है, ठीक। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट मोर देन 150 शब्द।
यहाँ पर भी आपको ये पोएट्री का क्वेश्चन है, 7 नंबर मिलेगा, एक ही क्वेश्चन लिखना है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक। और 150 याद रहे, 150 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये इतना ही क्वेश्चंस है, यानी 12 नंबर क्वेश्चंस है, उसके बाद आपका ये पेपर समाप्त हो जाता है, ठीक। तो इस टाइप से 4 सेक्शन में बटे होते हैं, प्रोज का अलग होता है, पोएट्री का अलग होता है, ग्रामर का अलग होता है, और कुछ यहाँ पर आपके जस्ट वन सेकंड आपको दिखा देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से पूरा सेक्शन में बटा होता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, 4 सेक्शन में पूरा बटा होता है, जो कि निर्देश में पूरा लिख दिया गया था पहले ही। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, ठीक। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।